डीम टू बी कैंडिडेट तक हमने कर लिया, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा इमीडिएट रिलेटिव है। अभी इमीडिएट रिलेटिव वही जो साथ में जो भी होएगा, स्पाउस होगी, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन ऑफ द स्पाउस, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ द स्पाउस। उसके अलावा एनी ऑफ होम इज़ ईदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली और सच पर्सन। तो ये सारे जो है ना ऊपर 1 2 3 4 ये आपके इमीडिएट रिलेटिव में तो ही आएंगे अगर ये आप पे डिपेंडेंट है। अगर ये आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो इमीडिएट रिलेटिव में नहीं आएंगे। उसके अलावा और कंसल्ट सच पर्सन टेकिंग डिसीजंस, तो दोनों में से बोला कि या तो डिपेंडेंट होगा या तो तुम्हें कंसल्ट करता होगा वाइल टेकिंग डिसीजंस, कोई तरीके का ऐसा कुछ होगा, रिलेशनशिप होगा तो। उसके अलावा प्रपोज टू बी लिस्टेड। प्रपोज टू बी लिस्टेड क्या होता है? कोई कंपनी जो फिलहाल अनलिस्टेड है पर लिस्ट होना चाहती है तो it shall include securities of an unlisted company if such unlisted company has filed for offer documents or the documents as the case may be with SEBI or stock exchange, and if such unlisted company is getting listed pursuant to any merger, amalgamation etc. ठीक है, तो खुद ने उसने कोई फाइलिंग करी है या तो वो किसी ऐसी वो अनलिस्टेड कंपनी किसी लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो इवेंचुअली फिर एज अ रिजल्ट वो भी लिस्टेड हो जाएगी ना। उसके अलावा तुम्हारा नेक्स्ट है इन्फॉर्मेंट, वही है ना। इन्फॉर्मेंट यानी कि वो इंसान जो बता देता है कि भाई जैसे खबरी कि भाई बता देता है कि यहाँ पर वायलेशन हुआ है या इनसाइडर ट्रेडिंग का कुछ पंगा आया है। इन्फॉर्मेंट मीन्स एन इंडिविजुअल हु वॉलंटरली सबमिट्स टू द बोर्ड अ वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म रिलेटिंग टू एन alleged violation of insider trading laws that has occurred or is occurring or has a reasonable belief that it is about to occur। तो वो कुछ फॉर्म भर के बता रहा है कि भाई यहाँ पर होने वाला है या हो रहा है वॉट एवर इनसाइडर ट्रेडिंग इन अ मैनर प्रोवाइडेड। बढ़िया। उसके अलावा ट्रेडिंग मतलब वही ट्रेड करना, आप शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, बाय सेल डील अग्री कुछ भी कर रहे हो। एंड देन यू हैव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यूपीएसआई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्राइस पर इफेक्ट करती है, राइट। तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली that is not generally available, which upon becoming available is likely to materially affect the price of the securities and shall ordinarily include but not restrict to information relating to following। तो ये स्पेसिफिक टाइप की ये जो 5 लिखे हैं ना पॉइंट्स, ये 5 टाइप की इन्फॉर्मेशन तो पक्का से पक्का इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आती है, मतलब सॉरी यूपीएसआई के अंदर आती है, पर इसके अलावा भी हो सकती हैं अगर वो कंपनी या कंपनी के सिक्योरिटीज़ पर अफेक्ट करती हो। ठीक है, तो ये 5 तो मैंडेटरी है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी डिविडेंड देने वाली ऐसी कोई खबर, कंपनी का चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अलावा मर्जर्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशंस, डीलिस्टिंग, कुछ डिस्पोजल यानी कि कुछ बेच रहे हैं या कंपनी अपनी एक यूनिट सेल ऑफ कर रही है, एक्सपैंड कर रही है और सच अदर ट्रांजैक्शन। उसके अलावा चेंज इन केएमपी, कंपनी का कोई मेजर पर्सनल चेंज हो रहा है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूपीएसआई के अंडर मानते हैं और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। डन है। नेक्स्ट तुम्हारा है रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि वही है, तुम्हें मना किया गया था ना कि कम्युनिकेट मत करना या प्रोक्योर मत करना, तो वो सेम लिखा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई एज पर रेगुलेशन 3। तो उन्होंने बोला इनसाइडर जो भी होगा, इनसाइडर के अंदर कौन आता है? कनेक्टेड पर्सन, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन सारे आ जाते हैं और एनी पर्सन हु इज़ डीम टू हैव नॉलेज ऑफ यूपीएसआई था ना। तो हर वो इंसान इंसाइडर नॉट टू कम्युनिकेट एन यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग लीगल वो ड्यूटीज़ वाला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ये लीगल ऑब्लिगेशन, या तो नो पर्सन टू प्रोक्योर और कॉज द कम्युनिकेशन बाय एन इंसाइडर ऑफ यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटीज़। मतलब ना तो तुम बताओ ना तो सामने वाला बंदा सुने, दोनों हमने मना कर दिया। ठीक है। उसके अलावा एक्सेप्शंस इन कनेक्शन विद द ट्रांजैक्शन that would entail an obligation to make an open offer under the takeover regulations where the board of directors of the listed company is of informed opinion that such sharing of such information is the best interest of the company। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको कम्युनिकेशन नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस डाले। एक्सेप्शंस में उन्होंने क्या डाला कि ऐसा कई बार चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर वी मे हैव टू कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हैव टू में एक ऑब्लिगेशन है टू मेक एन ओपन ऑफर। एक समझो, हाँ ये नया है तुम्हारे लिए, क्या होता है ना
जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, आई वांट टू बाय शेयर्स, आई वांट टू बी अ बिग, मतलब आई वांट टू कंडक्ट अ वेरी बिग एक्विजिशन इन अ कंपनी, ठीक है। तो ना कंपनी के अंदर शेयर परचेज करना और शेयर्स अक्वायर करना टेक्निकली ग्रामेटिकली सेम है, पर लीगली ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे? हम जब कंपनी के अक्वायरर बनते हैं ना, शेयर होल्डर बनते हैं, ठीक है, आप शेयर्स होल्ड करते हो। हम जब कंपनी के अक्वायरर बनते हैं ना, तो अक्वायरर के डेफिनेशन में आने के लिए आपको कंपनी के कम से कम 26% शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। आई बात समझ? एकदम अच्छे से। आपको कंपनी के कम से कम 26% शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। ये 26 कहाँ से आया? तुम्हें याद है कंपनी लॉ, उसमें याद है स्पेशल रेजोल्यूशन कितना होता था? स्पेशल रेजोल्यूशन 75%। शाबाश, 75%। तो 75, 100 माइनस 75 बचा 25, राइट। तो अभी अगर मान लो मेरे पास कंपनी के 26% शेयर्स हो गए, तो मैं कोई मेजर डिसीजन मेकिंग या वोटिंग नहीं कर सकती हूँ, पर मेरे बिना कंपनी कोई SR भी नहीं पास कर पाएगी। पॉइंट समझे? राइट, है ना? क्योंकि 26 तो मेरे पास है, जब तक मैं ना हाँ बोलूँ तो 75 मेजॉरिटी तो आएगी ही नहीं, राइट। तो इवन इफ आई डोंट हैव अ रियल कंट्रोल, आई स्टिल हैव सर्टन अमाउंट ऑफ कंट्रोल, अ नेगेटिव कंट्रोल टाइप का इन द कंपनी, बिकॉज मेरे बिना कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, राइट। तो उसको एक्विजिशन कहते हैं। नॉर्मल शेयर होल्डिंग ठीक है, एक्विजिशन इज व्हेन यू अक्वायर 25% के ऊपर, 26% के ऊपर शेयर इन द कंपनी। डन है? इतना बात समझ में आया? अब जब मैं कंपनी में 26% के ऊपर शेयर्स या 26 के ऊपर शेयर्स खरीदती हूँ ना, तो एक लॉ है, लॉ आपको बोलता है कि आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इसको समझो क्या होता है, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि अब मैं कंपनी को नेगेटिवली सही पर कंट्रोल तो कर रही हूँ, राइट। तो कोई और मान ले अब करण है, करण को चाहिए कि अब अरे यार ये कंट्रोल कर रही है कंपनी को, रश्मीत कंट्रोल कर रही है, ये तो कंपनी डूब जाएगी, अब मेरे को इस कंपनी में नहीं रहना, राइट। तो हर बार ऐसा एक रूल होता है कि व्हेन अ कंपनीज शेयर्स आर अक्वायर्ड बाय अ पर्सन above 26%, that person is supposed to provide an opportunity to all the shareholders to sell their shares to him. बात समझ आई? The person who is acquiring has to provide an opportunity to all the shareholders to provide their shares, sell their shares to him. ठीक है, मुझे ज़बरदस्ती आपके शेयर्स लेने पड़ेंगे अगर आप मुझे बेचना चाहते हो तो। मैं एक ओपन ऑफर दूंगी, ये लो ओपन ऑफर, जिसको जिसको अपने शेयर्स मुझे बेचने बेच दो, तो आई विल बाय, ठीक है। जितने हद तक, कुछ है लिमिट्स होती हैं कि यहाँ तक मेरे को खरीदने पड़ेंगे, यहाँ तक बात समझ आई? तो उसको ओपन ऑफर बोलते हैं, उसको अक्वायरर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इट इंटेल्स एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रेगुलेशंस वेयर द BOD ऑफ द लिस्टेड कंपनीज ऑफ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट सच इन्फॉर्मेशन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर आप ओपन ऑफर दे रहे हो, मैंने सबको ओपन ऑफर दिया, तो वो ओपन ऑफर के टाइम पर मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा, या कंपनी को भी तो मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना। मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे पास आके शेयर्स बेच दो, मेरे पास आके शेयर्स बेच दो, क्यों बेचेंगे वो लोग? कोई रीज़न, कुछ तो तरीका होना चाहिए, राइट। सो इट मे हैपन दैट इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मी, फॉर मी, या तो बाय द पब्लिक टू नो, ठीक है। तो ओपन ऑफर के टाइम पे कई बार इनसाइड इन्फॉर्मेशन UPSI बांट दी जाती है, वो चलता है, ठीक है। उसके अलावा नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रेगुलेशंस बट वेयर द BOD इज ऑफ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट शेयरिंग सच इन्फॉर्मेशन इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सिंपल तो एक चीज़ ये समझ आ गई कि ओपन ऑफर नहीं, बट ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, पब्लिक के लिए ज़रूरी है, या वॉट एवर। बता, अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे आपने शेयर एक्वायर कर लिया, आपने उसको बोल दिया कि बेच दो, अगर इन्फॉर्मेशन दे दी तो उनको पता चलेगा कि फ्यूचर में उनका ही बेनिफिट होगा। अगर शेयर ऊपर जाएंगे कंपनी के तो वो अपने पास रखेंगे, आपको भी देंगे। वो दोनों तरफ होता है ना, अगर नहीं देंगे तो भी अच्छा है ना, तो मेरे को खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। तो सोच के देख कि यहाँ पर वो बंदा जरूर चाहता भी नहीं है, उसने 26% एक्वायर करके खुश है, पर अगर उसको ओपन ऑफर देना पड़ा और उसमें लोगों ने शेयर्स बेचे तो उसको खरीदने पड़ेंगे। अगर मान ले किसी ने नहीं बेचे, 1% भी नहीं आया है, तो भी चलेगा। ओपन ऑफर करना एक लॉ है, ठीक है, उसमें शेयर्स खरीदना लॉ नहीं है। अगर आ गया तो खरीदना पड़ेगा, ऐसा होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब वो डिपेंड करता है हर किसी पे। यू माइट लाइक द पर्सन हु इज़ बाइंग द शेयर्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, और यू माइट नॉट लाइक हिम, दोनों तरफ। डन है?
तो रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन नहीं करनी, एक्सेप्शन व्हेन गिविंग एन ओपन ऑफर, अगला एक्सेप्शन इवन इफ नॉट गिवन ओपन ऑफर बट इट इज़ रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, आई हैव टू डिसएमिनेट सच इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना सेकेंड लास्ट लाइन में, एंड द इन्फॉर्मेशन दैट कंस्टिट्यूट्स यूपीएसआई इज डिसएमिनेटेड टू बी मेड जनरली अवेलेबल। डिसएमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिसएमिनेटेड टू बी जनरली अवेलेबल at least 2 trading days prior to the proposed transaction being effected in such form as the board में determine, कि जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी करने वाली है उस ट्रांजैक्शन को होने के 2 दिन पहले ही आप बता दो कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, सो दैट पीपल कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन टू स्टे और गेट अवे फ्रॉम द कंपनी। आया लास्टली above exceptions mandates execution of confidentiality agreement between the parties, कि मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है तो हम दोनों की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। ओपन ऑफर के टाइम पर भी मैं ओपन ऑफर मैं कर रही हूँ ना ओपन ऑफर, मतलब मैं अक्वायरर हूँ ना, 26% के ऊपर शेयर्स खरीद रही हूँ, तो मैंने 26% के ऊपर शेयर्स अंधाधुंध थोड़ी खरीद लिया, मेरे पास पैसा था चलो डाल देते हैं। हम यूजुअली कंपनी का सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। 26 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। चाहे जो सही एक्विजिशन है, ये किसी बंदे ने बताया कि आपकी जगह कंपनी ग्रो करेगी, हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग करेगी, तब भी हम करवा सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग करेगी मतलब कि जैसे कि कंपनी आपकी मर्ज हो रही है, उसका बिजनेस ग्रो करेगा, पता है कि शेयर्स बढ़ेंगे, तो आपने 26% खरीद लिए, बट ये इन्फॉर्मेशन किसी अंदर के बंदे नहीं दी थी आपको। हाँ, तो एक हाँ ये एक्सेप्शन है। अगर मान ले मैंने ओपन ऑफर अगर मैंने 26% एक्वायर करने के लिए कंपनी के अंदर अपने बंदे भेजे कि भाई चेक करके आओ, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी अप टू 26% और नॉट, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी और मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 26% तक इन्वेस्ट कर दिया। वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे कंपनी के बारे में जानने के टाइम पर पता लगी है ना, वो यूपीएसआई नहीं मानी जाएगी। मतलब वो चलेगी इन्फॉर्मेशन, बस ये बात बोली गई है कि मैं वो इन्फॉर्मेशन लोगों में नहीं बांट सकती, आई शुड नॉट टेल इट टू एनीबडी एल्स। एक ये बात हो गई, और उसके अलावा मैंने ओपन ऑफर तो कर ही दिया है, तो मतलब अगर और किसी को भी आना है या बीच में रुकना है या जो भी करना है तो वो बंदा के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आया समझ? उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन, नो इनसाइडर टू कम्युनिकेट यूपीएसआई, मना कर दिया वही, no insider shall communicate UPSI or allow access to any UPSI relating to the company or securities listed or to be listed to any person including other insiders, कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करोगे, अपने और इंसाइडर के साथ भी नहीं, बाकी किसी के साथ भी नहीं, ठीक है, except where such communication is in the furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations। ठीक है, डन है यहाँ तक? कोई डाउट बताओ। अगला, no person shall procure or cause the information of any insider, वही procure भी नहीं करनी, ये तो पढ़ लिया ना हमने बहुत बार आप पीछे। अगला बुलेट अगला वो बोल्ड वाला पॉइंट, पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस। अब ये है ना, क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे अनलेस एंड अनटिल इट इज़ फॉर अ लेजिटिमेट पर्पस। लेजिटिमेट क्या होता है? टेक्निकली लेजिटिमेट इन हिंदी मीन्स जायज़, तो जायज़ क्या है? नहीं, व्हाट इज़ जायज़ इन द सेंस कि भाई अगर मान ले मैं कंपनी की लीगल एडवाइज़र हूँ, तू कंपनी का सीएस है, तेरे को पता लगा कि कंपनी को ऐसा ऐसा कुछ करना है, राइट, तो मैं तो लीगल एडवाइज़र हूँ ना, तो मुझे कंपनी के लॉ के बारे में तो पता होना चाहिए, या कंपनी क्या कर रही है पता होना चाहिए, तो आई नीड टू नो व्हाट द कंपनी इज़ डूइंग सो दैट आई कैन डिसाइड कि कंपनी को कुछ करना चाहिए या नहीं। इतना खिला रहा, आया समझ? तो if I gain some amount of information about the company for some purpose, random purpose, जो भी पर्पस है, वो पर्पस लेजिटिमेट होना चाहिए, ठीक है। लेजिटिमेट क्या होता है ये कंपनी अपने आप खुद डिटरमाइन करती है, ठीक है। कंपनी खुद की एक पॉलिसी बनाती है, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर कंडक्ट वाली, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला नेक्स्ट, रिसिपिएंट ऑफ यूपीएसआई रिसीव्ड ऑन लेजिटिमेट पर्पस इज़ ऑल्सो इंसाइडर। मतलब जो यूपीएसआई, जिस बंदे ने लेजिटिमेट पर्पस के लिए भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है पर उसके पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई है ना, तो वो भी एक इंसाइडर हो गया। इंसाइडर कौन होता है? जिसके पास इन्फॉर्मेशन है या जो बंदा कंपनी का कनेक्टेड पर्सन है। डन है? यहाँ तक कोई डाउट है? श्योर हो?
अगले एक्सेप्शंस हैं, notwithstanding anything contained in these regulations, an UPSI may be communicated, provided, allowed access to or procured in connection with the transaction that would, again टेक ओवर वाला एक एक्सेप्शंस डाल दिया ना ये, कि पिछला जो हमने पढ़ा टेक ओवर या तो विदाउट टेक ओवर बट रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वाला, ठीक है। उसके अलावा जिसको भी बताया है उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट करनी पड़ेगी, सिमिलर पॉइंट्स है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। हाँ हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? अगला अब तुम्हारा नेक्स्ट, ये चलिए पढ़ लेना डब्बा, इतना औखा कुछ है नहीं, बेसिक है और ऐसा ही है। 5th पॉइंट अभी, द BOD or heads of the organization of every person required to handle UPSI shall ensure that a structured digital database is maintained containing the nature of UPSI and the names of such persons who have shared the information। सारा मतलब कोई मान लो कंपनी की मर्जर है या कंपनी का मर्जर होने वाला है, इस बारे में किसको किसको पता है, उस बंदे ने किसको किसको बताया, कितने टाइम से ये चीज़ पता है, उस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा एक प्रॉपर डेटाबेस बनता है, ठीक है, ताकि हम ट्रैक कर पाए कि हमें किस बंदे की भी ट्रेडिंग को ट्रैक करना है। आ रही बात समझ? तो वही वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रॉपर डेटाबेस कंटेनिंग द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द नेम्स ऑफ सच पर्सन्स हु हैव शेयर्ड द इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो द नेम्स ऑफ सच पर्सन्स विद हुम इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अंडर दिस रेगुलेशन अलॉन्ग विद उनका पैन नंबर एंड अदर आइडेंटिफायर ऑथराइज्ड बाय लॉ वेयर परमानेंट वेयर बैन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। पैन नंबर क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके पैन नंबर के हिसाब से वो अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं, ठीक है, और पैन नहीं तो कुछ और। सच डेटाबेस शैल नॉट बी आउटसोर्स्ड एंड शैल बी मेंटेन्ड इंटरनली, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है, किसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, उसने इन्फॉर्मेशन किसको दी है, ये काम कंपनी खुद ही करेगी, ये काम किसी और से मत कराने, तो यही इन्फॉर्मेशन भी बाहर चली जाएगी। आई बात समझ? उसके अलावा the BOD or heads of the organization, every person who handle the UPSI shall ensure that structured digital database is preserved for a period of not less than 8 साल after completion of the relevant transaction and the event of receipt of any information from board regarding an investigation up till the completion of the proceeding, वो ख़त्म हो तब तक। मतलब वो जो डेटाबेस था, जिस भी इंफॉर्मेशन के बारे में था, वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ ख़त्म होने के बाद भी 8 साल तक आप इन्फॉर्मेशन को रखो, और उसके बाद भी रखो अगर आप में उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो। ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ UPSI, पहला रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ UPSI, पहला तो ये बोला कि करनी नहीं है ट्रेड, नो इनसाइडर टू ट्रेड, कनेक्टेड पर्सन्स टू एस्टैब्लिश दैट दे वर नॉट इन पोजेशन। पहला आपको पहले बोला ट्रेड नहीं करना, फिर आपको दूसरा बोला कि अगर कोई कनेक्टेड पर्सन ने ट्रेड किया है अगर, ठीक है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास UPSI थी ही नहीं, ठीक है। डन है यहाँ तक? एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस या डिफेंसेस बोले हुए हैं ना, कि आप कैसे बचोगे अगर आप पर मैंने इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने ये UPSI को यूज़ करके इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, तो व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल इन केस इनसाइडर इंटर से ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स विदाउट ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर, द इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजेशन ऑफ सच UPSI वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस एंड सच डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल्स वर नॉट इन पोजेशन। अब पॉइंट समझो, जब कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो किसके बीच में होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्मली इसे समझो ना, सब कुछ हटा दो, एकदम बेसिक समझते हैं। एक हाँ एक मेंबर हो सकता है, राइट। तो टेक्निकली एक इनसाइडर ट्रेडिंग जब होएगी तो उन दोनों के बीच में होएगी, एक जिसके पास UPSI है, एक जिसके पास UPSI नहीं है, राइट, क्योंकि हम उसी का ही फ़ायदा उठाएंगे जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उससे हम सस्ते में शेयर्स लेने वाले हैं ताकि बाद में कल को हमको पता है प्राइस बढ़ने वाला है। पॉइंट समझ में आया? तो ना डिफेंसेस में पहला डिफेंस क्या बोला कि जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, वो दोनों इनसाइडर के ही बीच में हुई है,
मैं भी इनसाइडर हूँ, तुम भी इनसाइडर हो, तुम्हें भी इन्फॉर्मेशन पता है, मुझे भी पता है, पर तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने मुझे बेच दिया वो शेयर्स, या मुझे पता होने के बावजूद मैंने खरीद लिए वो शेयर्स, वॉट एवर द केसेस, राइट। इन दिस केस इट इज़ नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर पॉइंट समझ रहे हो? एक पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला, राइट। पर एक और बात बोली, प्रोवाइडेड ये जो ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन टू इनसाइडर्स ये ऑफ मार्केट होनी चाहिए। ऑफ मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो टाइम है ना, कुछ 9:15 से 3:30 का, इसके बाद में कोई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होती है, उसका पूरा प्रोविजन होता है, कैसे होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो पहला वही, इन केस ऑफ इनसाइडर इंटर से बिटवीन दो इनसाइडर्स, इंटर से मतलब बिटवीन टू बोथ ऑफ देम, ऑफ मार्केट विदाउट ब्रीच ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है। पहला पॉइंट ये समझ आया। दूसरा पॉइंट अभी, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, उसके बाद ये नीचे वाला सेकंड पॉइंट है, और सेकंड का ए और बी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स, मतलब क्या हुआ, होल्डिंग सब्सिडरी, मान लो एक्स कंपनी है या एच कंपनी है, वो होल्डिंग है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, और एक सब्सिडरी कंपनी है एस कंपनी, वो सब्सिडरी है, उसको पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी मेन है, सब्सिडरी कंपनी आपकी इनसाइडर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी में कुछ ऐसा होने वाला था कि वो सब्सिडरी कंपनी को डिसइन्वेस्ट करने वाले थे, या हमने सोचा था कि सब्सिडरी कंपनी को एक अलग ही दर्जा दे देंगे, इट विल नो लॉन्गर बी आर सब्सिडरी, ऐसा कुछ मैंने दिमाग लगाया था, ठीक है। ये चीज़ सब्सिडरी में किसको किसको पता होगी, कंपनी के मेन बीओडी को, कंपनी के सीईओ सीएफओस को टाइप को पता होगी, उसके अलावा कंपनी के अंदर जो लीगल डिसीजंस लेने वाले हैं उनको पता होगी, राइट, ये सबको पता होगी। पर कंपनी में मान ले कोई ऐसा बंदा है जो कोई फैक्ट्री में, मतलब कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे फैक्ट्री में काम करता है, वो फैक्ट्री का भले पूरा मैनेजर है, पर कम चांस है कि उसको भी पता हो। पॉइंट समझ रहे हो? तो अगर इफ़ द इनसाइडर ट्रेडिंग इज बिटवीन टू नॉन इंडिविजुअल्स, जो कंपनी सब्सिडरी कंपनी का बंदा है ना, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भले मेरी कंपनी में ये इन्फॉर्मेशन थी पर मेरे पास नहीं थी। आई बात समझ? पक्का वही लिखा है, पढ़ो। द इंडिविजुअल्स इन, पहला शुरू से, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स, द इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजेशन ऑफ सच यूपीएसआई, वो इंडिविजुअल्स, कंपनी के वो बंदे जिनके पास यूपीएसआई थी, वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टेकिंग ट्रेड डिसीजंस, ठीक है। जिनके पास इंफॉर्मेशन है और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग लोग हैं। and such decision making individuals were not in possession of UPSI when they took the decision. आया समझ? कोई डाउट? and अगला, appropriate and adequate arrangements were made to ensure that your regulations are not violated, no UPSI was communicated by the individuals or possessing the information to the individuals taking trade decisions, मतलब वो जो भी है, बाकी आप इतना ध्यान रखो कि इन्फॉर्मेशन वहाँ से वहाँ नहीं गई हो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ नहीं हो सकता है इसका, मैं बाथरूम में जाके बता दिया तो क्या खरीद लेना है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन आ रहा है चेक कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बस, पर लेकिन है, एक आपके पास ज़रिया है टू बी सेव्ड, ठीक है। उसके अलावा इनसाइडर नॉट टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज़ वाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीआई, वही शुरू ही हो गए इन लोग, मत करना ट्रेड इन सिक्योरिटीज़ बस। तो पर अगेन वापस से कुछ ये लोग नाटक करेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस ये वो। पहला इन्होंने क्या बोला, रेगुलेशन 4 प्रिस्क्राइब्स दैट एन इनसाइडर शैल नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटीज़ विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला नहीं करना, और सिमिलर है ऑफ मार्केट इंटर से वाला, देखो सेम है फर्स्ट पॉइंट, ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर्स, ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट अब डिफरेंट है थोड़ा सा, द ट्रांजैक्शन वॉज कैरिड थ्रू ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म बिटवीन द पर्सन्स हु वर इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, ठीक है। ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म एक तरीके से एक ऐसा फीचर है स्टॉक मार्केट का जहाँ पर वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप ये ना, जैसे ना ब्लॉक मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वो लोग है ना आपको पूरा जो 9 से लेकर 3:30 का टाइम होता है ना, 9:15 से जो भी 3:30 का टाइम होता है ना, उस पूरे टाइम में एक विंडो देते हैं। फॉर एग्जांपल, बस एग्जांपल के तौर पर 11:30 से 12:15 के बीच,
ठीक है। इस टाइम के बीच में आप एक ऐसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं ये लोग, ऐसा क्यों उन्होंने एक ज़बरदस्ती के 15-20 मिनट दिए हैं? ये इसलिए दिए हैं क्योंकि जब बड़ी ट्रांजैक्शन होती है ना तो मार्केट के अंदर बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर अगर हम ब्लॉक डील में वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो मार्केट पे धीरे धीरे अफेक्ट करने का प्रोविज़न लेकर आती है, ठीक है। तो अगर आप दो इनसाइडर्स कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तो उनको ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म के तहत करनी पड़ेगी। आया समझ? बट दी अगर वो चीज़ हो ही रही है, हाँ, उसका बात है कि मार्केट अप एंड डाउन जाएगी, तो वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि आराम वो प्रॉपर वो है, मतलब वही स्टॉक मार्केट का ट्रांजैक्शन का तरीका है वो। क्या ब्लॉक डील में करते तो लेट इट अफेक्ट लेटर ऑन, ऐसा कुछ होता है कि वो मार्केट जब क्लोज होती है ना, मतलब साथ के साथ नहीं करते हैं, मार्केट क्लोज होने के टाइम पर उसको अफेक्ट देते हैं, कुछ होता है ताकि वो अगले दिन का स्टार्ट पे अफेक्ट दिखे, बिटवीन द डे वॉलेटाइल ना हो जाए, ऐसा कुछ होता है तरीका, ठीक है। कुछ तो आएगा इसमें चैप्टर 1 में, ठीक है, वो बाकी देखते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देख दिया हुआ है ब्लॉक डील विंडो डब्बे में, ब्लॉक डील इज़ अ ट्रेड विद अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कम से कम 5 लाख शेयर्स या तो मिनिमम 5 करोड़ रुपया, एग्जीक्यूटेड थ्रू अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ सिंगल ब्लॉक डील विंडो, मतलब इतना का कम से कम ट्रांजैक्शन होगा तो वो वहाँ पर जाएगा। आया? बाकी उन्होंने वही बोला है कि आप नहीं करोगे प्रोवाइडेड, ध्यान रखो कि कोई ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3 नहीं हो, बोथ पार्टीज़ ने कॉन्शियस इन्फॉर्म डिसीजन लिया हो, यूपीएसआई गलत तरीके से ना मिली हो, ये सब। उसके अलावा अगला बुलेट पॉइंट सीधा कि द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वाज कैरिड आउट पर्सन टू स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वाज अंडरटेकन पर्सन टू एक्सरसाइज द स्टॉक ऑप्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस। ये वाला पॉइंट अलग है। स्टॉक ऑप्शन, तुम्हें स्टॉक ऑप्शन वो ईसॉप से ये सब नहीं मिलते कंपनी के अंदर, तो तुम्हें पास पहले से ही थे ना, ऑप्शन पहले से ही होते हैं, ऑप्शन वेस्ट करते हैं, याद है कुछ वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, राइट। तो ऑप्शंस तुम्हारे पास वेस्ट करते हैं, तुम लेटर उनको एक्सरसाइज कर रहे हो, तो राइट, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपने स्टॉक ऑप्शंस तो उन्होंने बोला ये चलेगा ऐसा। द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वॉज अंडरटेकन pursuant to just exercising your stock options in respect of which exercise price was predetermined। exercise price भी पता ही होता है पहले से, right? So even if you're doing that, it is not insider trading। उसके अलावा तुम्हें दिया हुआ है वही नॉन इंडिविजुअल वाला पॉइंट, सिमिलर पहले वाला। लास्टली द ट्रेड्स वर इन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान रेगुलेशन 5। ये डब्बा पढ़ना क्वेश्चन वाला छोटा सा, वेदर क्रिएशन ऑफ अ प्लेज और इन्वोकेशन ऑफ अ प्लेज इज अलाउड व्हेन ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड। सही होगा तो अलाउड होता है, और ट्रेडिंग विंडो के बारे में अब तुम्हें इसमें है नहीं इतना ज़्यादा, तो क्या कर सकते हो। बाकी ये दोनों पॉइंट्स रीड कर लो साथ वाले, ट्रेडिंग विंडो के साथ वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये इजी हैं, गिव देम अ रीड, अभी कर लो। फिर तुम सीधा पढ़ के सीधा ट्रेडिंग प्लान पर आ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे बंद करती हूँ।